Hello everyone. As winters have arrived in the north part of India and especially in Delhi, we all are struggling to wake up early in the morning and then study for UPSC. At the same time, when we wake up, many of our friends might have studied for at least 4 to 5 hours. Seeing that, we also feel anxious and we try to change our sleep cycle, ending up increasing our sleep time and reducing our study time. So in this video, we are going to explore, do we really need to wake up early to prepare for UPSC? And the next question that we will explore in this video would be, is it required on our part to study at least 12 hours every day for UPSC? And the last question that we will explore would be, is it required to have a peer group to study together for UPSC? So let's start with the first question. So do we really need to wake up early to prepare for UPSC? This I am going to explain you with the help of one example. Here are two persons, one whose name is Happy and other whose name is Bunny. अब ये दोनों ही स्कूल मेट्स रहे हैं, तो स्कूल टाइम से ही इनका जो स्लीप पैटर्न है वो थोड़ा सिमिलर था, that they could wake up late in the night and study but they could not wake up early in the morning and study. So इनका जो स्लीप पैटर्न था वो था that they will sleep around 2 AM in the morning and then they will wake up around 9 AM. और उसके बाद फिर से इनका दिन शुरू होता था and they used to study and then again 2 AM was the sleep time. तो जब दोनों ही यूपीएससी की तैयारी में आए तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है. हैप्पी तो अपना जो स्लीप पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं, दैट ही विल स्टडी टिल 2 to 3 AM in the morning and will wake up late around 9 AM and then after calculating all of the break period, his study time counts to 10 to 12 hours. But here on the other part is Bunny. After watching every YouTube video encouraging one to study at 3 to 4 AM in the morning and the benefits of studying 3 to 4 AM in the morning in the form of memory, कि आपकी मेमोरी अच्छी होती है अगर आप 3 to 4 AM you wake up and then study, और आप सबसे पहले आपका दिन शुरू हो जाता है. तो ये बनी जो है वो अपना जो स्लीप पैटर्न है उसको चेंज करने की कोशिश करता है. एंड हाउ डज ही डू दैट? तो बनी क्या डिसाइड करते हैं, that in spite of sleeping around 2 AM in the morning, he tries to go to bed by 10 PM. लेकिन जो स्लीप पैटर्न है उनका, जो बॉडी अडेप्ट कर चुकी होती है, उसके अकॉर्डिंगली बनी विल फॉल अस्लीप अराउंड 2 AM. एंड जो इन्होंने टाइम डिसाइड किया था टू वेक अप 4 AM in the morning will get definitely skipped and will wake up at around 7 to 8 AM in the morning. ठीक है. अब इसके बाद क्या होता है देखो, 10 PM to 7 और 8 AM यानी कि 12 hours. For exact 12 hours Bunny was on his bed. तो अब देखो इससे क्या हुआ, एक तो एंजाइटी होगी ऑफ नॉट स्टिकिंग टू द टारगेट्स. सेकेंड एंजाइटी होगी किस बात की, कि इनका जो स्लीप टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है और जो स्टडी टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है. तो आफ्टर ऑल ऑफ द ब्रेक्स दैट ही कुड काउंट, हिज स्टडी टाइम काउंट्स टू 8 hours एंड इवन लेस देन 8 hours समटाइम्स. उसके साथ इनको मिलती है एंजाइटी. एंजाइटी किस बात की, क्योंकि जो हैप्पी है उनके टारगेट्स कंप्लीट कर पा रहा है वो, एंड ही इज चिल एज वेल. वाई? बिकॉज वो ठीक से पढ़ाई कर पा रहे हैं और अपने स्लीप पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हैं. बट जो बनी है वो हमेशा जो एक्सपीरियंस करते रहते हैं, ही विल ट्राई टू वेक अप अर्ली बट कुड नॉट, एंड उसकी वजह से अनएबल टू कंसंट्रेट, क्योंकि ना ही तो स्लीप हो पाती है प्रॉपरली एंड ना ही फिर वो पढ़ाई कर पाते हैं प्रॉपरली. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पी एंड बनी. सो दैट इज वाई अब देखो यहां से क्या सीखने को मिलता है, जो हैप्पी है वो उनका जो स्टडी टाइम है वो भी सेम है, दैट ही विल काउंट टू 10 to 12 hours एवरी डे. लेकिन
ये जो बनी है इनका जो स्लीप टाइम है वो हमेशा इंक्रीज हो जाता है और जो स्टडी टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है इवन लेस देन 8 आवर्स। लेकिन फॉर एनी यूपीएससी एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वी नीड टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स एवरी डे, क्योंकि इतना सिलेबस होता है, इतने टारगेट्स होते हैं, वी हैव लॉट मेनी थिंग्स टू डू, वी कैन नॉट मैनेज इट इन लेस देन 8 आवर्स एनी टाइम और एनी डे। So that means what we can learn from here is कि flexibility is necessary rather than rigidity। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो अब जो हैप्पी है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, that he could guess his study and sleep pattern। अब हैप्पी को पता है that he can wake up late in the night but he cannot wake up early in the morning। तो वो अपना स्लीप शेड्यूल जो है फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंगली जब वो पढ़ते हैं उसके बाद कंसंट्रेट भी कर पाते हैं, डे गोज वेरी इजी। बट बनी के लिए इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि बनी जो अपना स्लीप पैटर्न है उसको उससे हट के वो एक नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं स्लीप पैटर्न को, और उसकी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। सो हियर काउंट्स वन थिंग कि हैप्पी जो है वो अपना जो स्लीप पैटर्न एक बार आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ही हैज स्टक टू दैट। ठीक है, तो इसकी वजह से उनका जो पढ़ाई है और उनकी जो स्लीप पैटर्न है वो दोनों ही मैनेजेबल है, एंड अकॉर्डिंगली ही इज हैविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। लेकिन ऑन द अदर पार्ट जो बनी है वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग विद बनी इज कि वो अपना स्लीप पैटर्न को रेगुलेट नहीं कर पा रहे और ना ही वो अपने स्टडी पैटर्न को रेगुलेट कर पा रहे। दैट इज व्हाई इट इज लीडिंग एंजाइटी। सो हियर काउंट्स अगेन वन थिंग कि आप अपना एक बार स्लीप पैटर्न अगर आइडेंटिफाई कर ले तो यू कैन स्टिक टू दैट एंड यू डू नॉट नीड टू एक्सपीरियंस एनी अदर स्लीप पैटर्न इन केस दैट इज हैम्परिंग योर स्टडी। सो हमें यहाँ हैप्पी और बनी की स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर एक महीने के बियॉन्ड अगर आप अपना जो स्लीप पैटर्न है और स्टडी पैटर्न है अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट एबल टू मेक इट, और अगर आप if you are trying to wake up early in the morning and if you are not able to make it, then you have all the rights to switch to the earlier targets that you have set। ठीक है, और अगर एक महीने के बियॉन्ड अगर आप जो एक्सपीरियंस करना चाहते थे, अपने स्लीप साइकिल को चेंज करना चाहते थे, अगर वो चेंज नहीं हो पा रहा है तो बी फ्लेक्सिबल, और जो आपका जो नेचुरल जो बॉडी स्लीप साइकिल है यू कैन स्टिक टू दैट। और एनीवे जो 10 से 12 घंटे है अगर आप वो किसी भी टाइम दिन के निकाल सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड। बट वन मोर थिंग इज कि जब आपका एग्जाम आपके करीब होता है, लाइक प्रीलिम्स से 1 month before the prelims, you have to be awake at the time of the exam from 9:30 to 12:30 in the morning, and then from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. in the evening। So that is the time, उस time you should not sleep, and apart from that आप अपना जो स्लीप पैटर्न है अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं एंड अपना स्टडी पैटर्न और शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं। So now we'll discuss the second question, that do we really need to study for 12 hours for UPSC? First of all, aspirants I have divided in two categories. One who are beginners in their first or second attempt, and others are veterans who are in their third or fourth attempt at UPSC. अब for beginners per se, अब देखो अगर आप क्लासेस जा रहे हो तो आपकी एक GS की क्लास होगी for 2.5 hours, देन ऑप्शनल की क्लास होगी आपकी 2.5 आवर्स, इट इज काउंटिंग टू 5 आवर्स। अगर आप ऑफलाइन क्लास जा रहे हैं तो आपको 1 घंटा वहां से आने जाने में और रेस्ट में लगेगा, दैट टोटल वुड काउंट टू 6 आवर्स। ठीक है, उसके बाद आपको आके रिवाइज करना होता है, और जो मटेरियल अगर कोचिंग में दिया होगा या फिर नोट्स या स्टैंडर्ड बुक्स आपको रीड करनी होती है, दैट मीन्स सेल्फ स्टडी यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो उसके लिए आपको 12 आवर्स इज नेसेसरी फॉर यू टू स्टडी, क्योंकि यू हैव टू कवर द न्यूज़पेपर, यू हैव टू कवर जीएस एंड ऑप्शनल। एंड वन मोर थिंग यू कैन इमेजिन इज कि एक्सेप्ट जनवरी टू मई जब हमारा प्रीलिम्स का जो टाइम होता है
उसके अलावा जो बाकी टाइम होता है ऑफ द ईयर वी हैव टू स्टडी फॉर ऑप्शनल। एंड अगर इस टाइम पे हम ऑप्शनल नहीं पढ़ते हैं तो एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, दैट इज सी सेट और मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स एंड लॉट मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो उसके लिए यू कैन नॉट मैनेज इन लेस देन 10 आवर्स और 12 आवर्स। क्यों नहीं मैनेज कर सकते हैं? इवन इफ अगर आप 12 आवर्स काउंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जीएस है आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शनल है, यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स है, यहाँ पे आपका इन केस अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बात है, तो यहाँ पे आपके प्रीवियस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग है। सो दीज लोट मेनी थिंग्स यू हैव टू डू। और इन केस ऑफ प्रीलिम्स जीएस के आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, देन यू हैव सी सेट, then you have to do current affairs and PT 365 and many more things like mock tests and then previous year question का analysis। अब देखो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स में मैंने कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब इन सबको मिनिमम 3 आवर्स भी अगर देते हैं इट काउंट्स टू 15 आवर्स। So that is why having 12 hours study is very normal in UPSC। सो आपको कोचिंग और सेल्फ स्टडी को बैलेंस करने के लिए यू नीड 12 आवर्स ऑफ स्टडी एटलीस्ट। एंड जो कंफ्यूजन और डायरेक्शनलेस जब हम होते हैं दैट ऑल्सो एड्स टू आवर टाइम, क्योंकि अब देखो जब भी कोई बिगिनर होता है ही डू नॉट नो हाउ टू स्टडी, ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है, वी हैव टू फेस इट। और उसके बाद भी अगर आपको सोर्सेज भी पता चल जाते हैं देन अगेन मार्केट में बहुत सारे सोर्सेस हैं। लाइक अगर मेंस की ही हम बात करें तो मेंस के लिए प्रहार मटेरियल है, देन विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल है, देन शून्य आईएएस का मटेरियल है। एंड एस्पिरेंट्स में इसी बात का कंफ्यूजन होता है कि इन तीनों में से कौन सा एक फॉलो करना है उन्हें। फिर उसके बाद अगर प्रीलिम्स की बात करें हम, और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि किस कोचिंग सेंटर को फॉलो करना है। अगर करंट अफेयर्स है तो हम देखते हैं प्रीलिम्स के लिए शून्य आईएएस का अलग से करंट अफेयर्स आता है, देन PT 365 अलग से आता है, देन अगेन विजन की मंथली मैगजीन हमारे पास रहती है। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तीनों में से कौन सी फॉलो करनी है। सो दैट इज वाई जो मिनिमम 12 आवर्स है यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी एवरी डे एक्सेप्ट हाफ ए डे ब्रेक इन द वीक, क्योंकि इन 1 वीक यू कैन अफोर्ड हाफ a day break and definitely you should avoid a break in half of the day a week। क्यों? क्योंकि अब देखो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना इज वेरी नेसेसरी कि what you all have done, what are the targets that are remaining, how many targets you have achieved, और जो आपके अपकमिंग टारगेट्स है वो क्या है। सो इन सब को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए और खुद को एक रिलीफ टाइम देने के लिए आपको एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप किसी भी दिन वीक के ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम वेटरन एस्पिरेंट्स की बात करें तो हाँ, दे ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टडी फॉर 12 आवर्स इन सम केसेस। कुछ केसेस में क्यों? अगर आप वेटरन है और आप सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे और आपका मेंस भी रेडी है, यू आर ऑलमोस्ट रेडी विद योर प्रीलिम्स, देन यू कैन मैनेज इन 6 to 7 आवर्स ऑफ स्टडी। क्योंकि अगर 3rd 4th अटेम्प्ट में पर्सन होता है तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हो जाता है, एंड जो पढ़ने का टाइम होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें वो ऑलरेडी पढ़ चुका है, अगर वो 3-4 साल दे चुका है इस प्रिपरेशन जर्नी में, तो वो मैनेज कर सकते हैं इन 6 to 7 आवर्स। बट इन केस अगर आपका मेन सिलेबस पेंडिंग है एंड इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस जॉब्स एज वेल और एनी अदर प्लान बी जॉब, तो उस टाइम in less than 12 hours you cannot manage this exam। So ultimately one thing that I have arrived at, and this is very genuine on my part, कि you have to study for at least 12 hours every day in UPSC। and in case अगर आपको लग रहा है that you can manage it in less than 12 hours, then definitely you are allowed to do it। Otherwise for me and for many of our friends that I have counted कि 12 आवर्स से मिनिमम स्टडी नोबडी इज डूइंग। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, डू वी नीड अ पीयर ग्रुप टू स्टडी फॉर यूपीएससी? सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट अराइज इन द माइंड ऑफ मोस्टली बिगिनर्स एंड इन सम वेटरन्स एज वेल। क्यों? क्योंकि जब वो किसी अदर टाउन से पढ़ रहे होते हैं और वहां पे कोई और यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं होता है आसपास, देन वहां पे एक फोमो क्रिएट होता है उन लोगों में
कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं दे माइट बी स्टडिंग समथिंग डिफरेंट, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं दे माइट हैव समथिंग स्टडी एनवायरनमेंट काइंड ऑफ थिंग, एंड उनके पास एक पीयर ग्रुप होता है जो एक स्टडी एफिशिएंसी को एनहेंस करता है। अब देखो, हैविंग अ पीयर ग्रुप इज डबल एज्ड स्वॉर्ड। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ कुछ नहीं तो बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बेनिफिट्स सिर्फ कम है और कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत ज्यादा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग ए पीयर ग्रुप मोटिवेट्स यू, और ये एक पुश फैक्टर की तरह काम करता है। अब देखो, इन केस यू आर स्टडिंग फॉर 10 आवर्स बट यू आर डायरेक्शनलेस, व्हाट यू वुड डू इज कि अगर आपका पीयर ग्रुप होगा यू विल आस्क देम हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, हाउ हैव यू ऑर्गेनाइज योर स्टडी शेड्यूल, आप कौन से सोर्सेज को फॉलो कर रहे हो, और बहुत सारी चीजें जो हैं आप यूपीएससी एस्पिरेंट से अगर आप पूछ रहे हो और वो एक आपका पीयर ग्रुप होता है दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू आउट। ठीक है, और इन केस अगर आपकी एफिशिएंसी लो है और वो एफिशिएंसी अगर आप किसी के साथ पढ़ते हैं, लेट्स से आप पीयर ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, फॉर मी आई हैव ऑल्सो डन पीयर ग्रुप स्टडी विद माई फ्रेंड हेयर इन जामिया। तो यहाँ पे व्हाट वी यूज्ड टू डू इन हमारे जो हॉस्टल में वी टू वर द फ्रेंड्स, तो हम साथ में पढ़ते थे। जो एक उड़ान मटेरियल जो आता है प्रीलिम्स के लिए, तो लास्ट ईयर बिफोर प्रीलिम्स व्हाट वी डिड इज कि इन 2 days वी कंप्लीटेड 1 मटेरियल ऑफ उड़ान, लाइक इकोनॉमी का इन 1 day, हिस्ट्री का इन 1 day, ऐसे हमने कवर किया। क्यों? क्योंकि वो एक जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है कब? जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। लेकिन इन केस अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती आपके पीयर ग्रुप से, तो उससे क्या होता है? उससे आपका लॉस होता है। क्योंकि इन केस अगर आप थोड़ा आपकी स्पीड ज्यादा है एंड आपका जो पीयर ग्रुप है जिसके साथ आप पढ़ रहे हो उसकी स्पीड लो है, तो उससे क्या होगा? आपको टाइम ज्यादा आपका काउंट होगा। इन केस अगर आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम है और आपके पीयर ग्रुप की स्पीड ज्यादा, तो उससे क्या होगा? फास्ट एंड फॉरवर्ड फ्यूरियस जो स्टडी होगी आपकी, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा? आप रिटेन नहीं कर पाओगे उतना, आपको लगेगा कि आपने कवर किया है लेकिन वो आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। वो एक रीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और बेनिफिट होता है डिवीजन ऑफ लेबर। अब लेट्स से मेंस के अगर आप नोट्स बना रहे हो और आपको कोई एक ऐसा पेयर ग्रुप मिल गया है जो उतना ही स्टूडियस है एज मच एज यू आर, तो उसमें क्या होता है कि आप ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप अपना जो टारगेट्स है वो डिवाइड कर सकते हैं कि GS1 कोई एक पर्सन कर ले, GS2 कोई दूसरा पर्सन कर ले एंड GS3 अदर पर्सन कैन डू, और फिर आप लोग नोट्स अपने एक्सचेंज कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली डू दैट, लेकिन इसमें भी डिफरेंशिएशन होता है। कैसे होता है? अब देखो, नोट्स बनाने का तरीका सबका डिफरेंट होता है, ठीक है, और जो राइटिंग होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। फॉर सम इट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड फॉर सम इट इज लाइक इन कीवर्ड वाले नोट्स बनाते हैं। अब ये जो कीवर्ड वाले नोट्स होते हैं, अब हर कोई तो नहीं पढ़ पाता है आपके लिखे हुए कीवर्ड्स को, तो वो भी एक ड्रॉबैक होता है पीयर ग्रुप में स्टडी करने का। नेक्स्ट एक बेनिफिट होता है स्ट्रेस रिलीफ का। अब कैसे स्ट्रेस रिलीफ होता है? जब आपको पता चलता है कि आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, लाइक मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और प्रीवियस क्वेश्चन को लिखना कैसे, बहुत सारी चीजें हैं जो अगर कुछ चीजें आपको नहीं आती है, कुछ चीजें दूसरे वाले को नहीं आती है, लेकिन वो जो चीजें दूसरे वाले को नहीं आती है आपको आती है और आपको जो नहीं आती है वो दूसरे वाले को आती है, तो उसमें क्या होता है? एक एक्सचेंज हो जाता है बीच में, ठीक है। और जो साइकोलॉजिकल आपके जो इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट को जो फेस करने पड़ते हैं, अगर आप वो किसी से डिस्कस कर लेते हैं और वो आपका ही पेयर ग्रुप होता है, तो वो स्ट्रेस रिलीफ में आपकी हेल्प करता है। एंड लास्टली दे आर द वन दैट यू कैन कनेक्ट विद। जब आप यूपीएससी की तैयारी में आते हो तो जो आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है, तो उस पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में आपके पेयर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? क्योंकि जब आप डिस्कस करते हैं किसी भी इशू को, तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है अमंग यू ऑल। लेकिन वही जो डिस्कशन वाला टॉपिक है, अगर वो आप किसी अपने स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड से डिस्कस करेंगे, मे बी दे विल मेक फन ऑफ यू एंड दे विल इग्नोर यू जस्ट लाइक ऑलवेज। सो दैट इज वाई ये सारे बेनिफिट्स हैं पेयर ग्रुप्स के। लेकिन अब कॉन्सिक्वेंसेस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शन। अब अगर आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो मैनी ऑफ द पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, एंड
some sort of restrictions are others, like some people will smoke, some people will exaggerate the stress that we all have and they will go for नशे, सस्ते नशे. एंड वन मोर थिंग इज कि पीयर प्रेशर. अब लेट्स से कि स्ट्रेस सबको हो रहा है, किसी का अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, किसी का मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, व्हाट दे विल डू इज कि अरे हाँ वो तो मतलब कुछ ऐसा कर रहा है लाइक ही इज स्मोकिंग, और उससे क्या होता है स्ट्रेस रिलीफ होता है, तो उस पीयर प्रेशर में ये पर्सन भी ही विल डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. उसके बाद अगर वो लोग पार्टी कर रहे हैं, ही विल ऑल्सो बी एडिक्टेड टू द पार्टीज, कि वो एक पीयर प्रेशर हो जाता है, पीयर ग्रुप यहाँ पे एक पीयर प्रेशर बन जाता है. नेक्स्ट इज माइंडसेट डिफरेंस होता है. अब देखो, जब दो पर्सन जब होते हैं, अगर घर में भी भाई बहन भी होते हैं, उन दोनों का भी माइंडसेट अलग होता है. एंड जो आपका पीयर ग्रुप होता है, डेफिनेटली वो जरूरी नहीं है कि आप ही के स्टेट से हो, जरूरी नहीं है कि आप ही के डिस्ट्रिक्ट से हो, और जरूरी नहीं है कि आप ही की फैमिली से हो. सो जो माइंडसेट होता है वो सबका डिफरेंस होता है. फॉर सम दिस यूपीएससी वाला गेम इज लाइक वो नॉलेज के लिए आते हैं, बट फॉर सम इट इज डू और डाई, कि उन्हें करनी है तो यही जॉब करनी है. तो अब देखो, अब इन जो लोग नॉलेज लेने के लिए आए हैं वो क्या करेंगे, वो बस सिर्फ नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देंगे और वो एग्जाम के पैटर्न पे कम ध्यान देंगे. बट द पर्सन जिसको जॉब करनी है सीरियसली, तो वो पर्सन उसकी वो जो माइंडसेट होगा उसका डिफरेंट होगा, उसकी प्रायोरिटीज डिफर करती हैं. सो यहाँ पे थोड़ा माइंडसेट डिफरेंस हो जाता है बिटवीन द पीयर ग्रुप. नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्ट वर्सेस पेसिमिस्ट. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार कितना ही पढ़ लो कि या फिर एग्जाम क्लियर ही नहीं होना है, तो वो एक नेगेटिव माइंडसेट आपका भी क्रिएट कर देते हैं. लेकिन कुछ कुछ ऑप्टिमिस्ट भी होते हैं. ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाएगा. अब यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट अगर कोई पर्सन है दैट विल हेल्प यू, लेकिन जो पेसिमिस्ट है दे विल ड्रैग यू डाउन. सो दैट इज वाई दिस वन मेजर चैलेंज इज देयर कि peer group may have pessimist kind of people. Last is politicization of the issues. अब कुछ कुछ लोग होते हैं, अगर उनका even if they are not from a political background, तो जब वो किसी issues को पढ़ते हैं like caste based violence या फिर communalism, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को politicize कर दिया जाता है. अब you have to avoid such kind of people. And to avoid such kind of people, it is better that you study alone if you are not able to cope up or you are not able to manage with your peer group. Lastly, honestly, I will say no to the peer group. Why? क्योंकि first of all, your personality should be original. क्योंकि जो जितने मैंने consequences आपको बताए peer group के, अगर उनमें से आप किसी के भी साथ अगर आप रह रहे हो, और ये एक डेफिनेटली आपने हमेशा सुना होगा कि अगर फ्रूट्स की बास्केट है, उसमें से अगर एक भी खराब है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सबको खराब कर देता है. सो दैट इज वाई आप नेगेटिव पीपल, यू हैव टू अवॉइड द नेगेटिव पीपल, और उसको अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर दैट यू स्टडी अलोन. एंड व्हाट यू कैन डू इज लर्न पैसिवली फ्रॉम द पीपल विदाउट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. अब you can have interactions with people, but you do not need to be very close to them. You can talk with them, you can have a light conversation with them and learn passively from them, and you can judge them. Judging in the sense does not mean that you will categorize them as something like political kind of person, that caste based communalism ये सब में आप categorize करेंगे. That is not the what judging is. कि लर्निंग पैसिवली मीन्स कि आप उस पर्सन को देख रहे हैं, उनकी जो वो हैपनिंग्स है, उनका माइंडसेट है, आप उसको गेस कर पा रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ द माइंडसेट द पर्सन इज होल्डिंग. अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है, यू कैन अडोप्ट सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम हिम और हर, एंड अगर आपको नेगेटिव लग रहा है देन यू कैन अवॉइड सम ऑफ द थिंग्स दैट ही हैज द पर्सन इनसाइड हिम. नेक्स्ट, अब बीइंग अकाउंटेबल टू समवन एल्स इज डिफिकल्ट इन लॉन्ग टर्म. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिसाइड करते हैं कि टेलीग्राम पे हम एक ग्रुप बनाते हैं, वहां पे हम अपने डेली टारगेट्स पोस्ट करेंगे कि आज हमने ये पढ़ाई करी है, ठीक है. तो फॉर मी पर्सनली, अगर हम किसी और से अकाउंटेबल होते हैं और हमें रोज एक काम दिया जाता है कि आप डेली अपने टारगेट्स को शेयर करो, फॉर मी इट इज डिफिकल्ट. क्योंकि किसी और के साथ अपने टारगेट्स शेयर करना, वो भी रोज रोज आपको एक ग्रुप में मैसेज डालना पड़ेगा कि ये मेरा डेली टारगेट है. That is not something desirable.
क्योंकि अगर आपको अकाउंटेबल होना है, यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ ओनली. एंड फॉर मी इट काउंट्स सम सॉर्ट ऑफ वर्क, कि अगर आपको एक ग्रुप में जाना है और वहां पे अपने टारगेट्स पोस्ट करना है, वो एक एडिशनल बर्डन, इट काउंट्स, क्योंकि वो एक स्मॉल टर्म में आपको बेनिफिट करता है. क्यों? क्योंकि आपको लगता है अगर आपके टारगेट्स मिस हो रहे हैं तो वहां पे जो एक ग्रुप होता है आपका, वहां पे आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि बाकी सब अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं. And lastly, priorities differ for everyone. For some, it is a gain of knowledge, and for others, they have to do this job seriously. So, accordingly, you can choose कि आपको peer group के साथ engage करना है, and if you have to collab with the peer group or not. And if you do want to collab with the peer group, you are definitely allowed to do that. And even if you are not having a peer group, you can definitely do better alone. So this was all from my side in this video. Thank you so much.